हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो हिस्ट्री के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोनों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हर एंट्रेंस एग्ज़ाम, इवनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो के अंदर हम एंशिएंट मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप सभी का उस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और आप सभी ने उस वीडियो में पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छा किया है। आप सभी की डिमांड पे मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं कुछ और अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के थ्रू, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आए, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वन वर्ड, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आप सभी का रिस्पांस इसी तरह अगर अच्छे से रहा, पार्टिसिपेट आप करते रहे, तो ऐसे ही आपको वीडियोस डेली आपके इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अब तो आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। 15 जुलाई से आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम कम है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। तो आपको अगर ये डेली वीडियोस चाहिए रात के 9:30 बजे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली आपको चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी आपके एग्ज़ाम आने तक। उसके लिए चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि रात के 9:30 बजे जब भी चैनल पे वीडियो आए तो आप सभी को टाइम टू टाइम इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट मिलते रहे। और आप लोगों ने ऐसे ही सपोर्ट किया, रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो ये वीडियोस आपको आगे भी ऐसे डेली ही देखने को मिलती रहेगी। आगे मैं नेक्स्ट वीक से, इस वीक से तो नहीं, बट इस वीक भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आपके साथ लेने वाली हूँ। इवनली हिस्टोरियोग्राफी का भी आगे मैं वीडियोज़ लेकर के आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीक से मैं आप सभी का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ 500 क्वेश्चन के, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 500 के बाद कुछ और 500 क्वेश्चंस की भी सीरीज लाऊंगी और एक ग्रैंड टेस्ट भी लेकर के आऊँगी, जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस का टेस्ट आप सभी के लिए होगा। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम आने से पहले उस तरीके का ऑनलाइन पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एग्ज़ाम आने से पहले यहाँ पे भी आपका एक एग्ज़ाम ले लिया जाए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी रहे। इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं आप सभी के लिए भी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप लोग अपना कितना स्कोर बना पाते हो, या आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जितने भी रिवीजन किया है, क्या आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं कि एंशिएंट मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से और किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन है, और मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए और आपको इसको क्रम में लगाना है, ठीक है, कि पहला कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। आप में यहाँ पे कौन सी घटना, कौन सा इंसिडेंस पहले हुआ था, उसको पहले रखना है, और उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरीके से, यानी कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस में दिया है अगस्त ऑफर, क्रिप्स इंडिया मिशन, बॉम्बे मिटानी या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है और बहुत ही इजी है, लेकिन इजी इजी क्वेश्चंस में भी आप लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या लगता है कि हम इसे हम कर लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन भी आप सब में क्रिएट ज़रूर होती है। तो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, क्वेश्चंस की बारी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ हूँ, आप सभी को प्रिपरेशन कराने के लिए। बट अब आपको ये चेकआउट करना है कि आपका टॉपिक कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जहाँ भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि जो गलती आप यहाँ करें वो आप अपने एग्जाम में करो। ये प्रैक्टिस सीरीज में इसलिए लेकर के आई ताकि आप जो गलतियाँ यहाँ करें वो वहाँ पे ना करके आएँ,
ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप सभी को पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, और पूरी कोशिश करो कि अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है जिसमें आपको अपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बात आप सभी को पता है ना, तो इसीलिए अपनी स्पीड अप बढ़ाओ, और स्पीड अप बढ़ाने के साथ साथ हम काम भी करते रहेंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर की तरफ करते हैं। अभी तक आप सभी ने आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, तो चलिए चेकआउट करते हैं कि कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर मैं अगस्त ऑफर की बात करूँ तो ये आप सभी को पता है कि अगस्त ऑफर आया था 1942 में, और ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑफर कब आया था, आपका अगस्त में ही, जिसके नाम पर ये ऑफर का नाम पड़ा था अगस्त ऑफर। ये आपके अगस्त में ही दिया गया था, 1942 में आया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन, सॉरी, आपका अगस्त ऑफर आया था 1940 में। सॉरी स्टूडेंट, ये आप इसको करेक्ट कर लो, 1940 में आया था। दोबारा कंप्लीटली कर लेते हैं। देखो, अगस्त ऑफर आया था आपका कब, 1940 में, यानी कि 1940 में आया था, और ये ऑफर आपका अगस्त में ही आया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट की, ये तो 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आप सभी का आया था 1942 में। ठीक है, वहीं अगर हम आपकी बात करेंगे किसकी, बॉम्बे म्यूटानी की, तो बॉम्बे म्यूटानी का अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1946 में आया था। और वहीं अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो ये भी 1942 में आया था। अब आते हैं आपके ऑप्शंस की तरफ, जैसे कि जिन भी स्टूडेंट को सिर्फ ईयर याद रहते हैं तो मंथ में प्रॉब्लम। देखो, यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया, अगस्त ऑफर 1940 में आया था, और आपका क्रिप्स और आपका आया था बॉम्बे म्यूटानी 1946 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहला, तो पहला ये, तो पहले आपको चेकआउट करना है आपके ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन में सबसे पहला है। तो ये डी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए बी और सी ही आपके फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन अब ए बी और सी में से करेक्ट कौन सा है, इसके बाद आपने जो भी स्टूडेंट फर्स्ट है ना, इसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे। देखो, अब अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है, यानी सेकंड और फोर में आप सभी फंस चुके हैं, तो उसको रोकते हैं। अगर हम आपकी बात करें कि सबसे लास्ट में, तो आप लोगों का क्या आया था, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है। इट मीन्स इसका आंसर ए भी नहीं होगा। आप लोगों को एलिमिनेशन करना भी बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना जानोगे तो भी आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ही आप उसको कर पाओगे। अब अगर हम बात करते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था या फिर क्रिप्स इंडिया मिशन हुआ था, बात आती है ये। ठीक है, सबसे बड़ी बात और सबसे आप सभी को कंफ्यूजन करने वाली बात यही आती है कि इनमें से पहली चीज क्या हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्रिप्स इंडिया मिशन जो है ये हुआ था आपके मार्च 1942 में। ठीक है, और अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका अगस्त 1942 में। क्लियर हो गया, इट मीन्स ये वाला आपका पहला हुआ था। जो भी स्टूडेंट सिर्फ ईयर याद करते हैं, मंथ नहीं याद करते, तो मंथ भी याद कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं और सारी गड़बड़ यही हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आपका अगस्त ऑफर हुआ था, दिया गया था, फिर आपका क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और लास्ट में आपका ब्यूटानी मूवमेंट। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ये हुआ था आपका 1940 में, ये मार्च के 1942 में, ये आपके अगस्त के 1942 में, और लास्ट में बॉम्बे का विद्रोह यानी कि 1946 में। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। जिन्होंने भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो मेनली बात क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक चीज़ याद रखनी, जिनका भी गलत हुआ है आप लोगों को ईयर के साथ साथ मंथ भी याद रखो, क्योंकि आपको पता है कि सेम ईयर में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को मंथ भी याद होना चाहिए ताकि वो गड़बड़ ना हो। गलतियाँ यही होती है, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप सबके सामने यही रखा था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1940 के मार्च में देखने को मिला था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अगस्त में हुआ था, और लास्ट आपके बॉम्बे मिटानी 1946 में हुआ था। तो ये था आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा आप सभी का सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बंगाल। तो आपको बंगाल के कैपिटल यहाँ पे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर या मिदनापुर। तो जल्दी से बताओ कि इसमें से आपके स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कौन सी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आया तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपके स्वतंत्र राज्य बंगाल की जो राजधानी थी वो थी आपकी मुर्शिदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आपके जो मुगल रूलर थे औरंगजेब, ठीक है, इनकी मृत्यु आप सभी को पता है 1707 में हुई थी। इनके मरने के बाद बंगाल में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, ये भी बात और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन से रूलर की डेथ के बाद आपका स्टेट जो बंगाल है वो इंडिपेंडेंट इमर्ज हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना वो औरंगजेब है। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे, राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। उसने राजधानी को ढाका से मकसूद मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। क्वेश्चंस के अलावा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ ये भी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान आपको पता ही है कि बंगाल के ये फाउंडर हैं। इन्होंने ही आपके बंगाल की कैपिटल को ढाका से आपकी मुर्शिदाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बंगाल का जो फाउंडर है उसने पहली कौन सी राजधानी थी और किस में ट्रांसफ़र कर दी थी। क्लियर हो गया। फिर 1717 की बात कर रहा है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बंगाल, और फिर उन्हें क्या करा गया 1717 में इन्हें बंगाल का सूबेदार इन्हें नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, और मुर्शिदाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, और मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बन चुकी थी। तो ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम में आपको ये याद रहे। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। इसके अलावा भी ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हम एक ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन है, एक के साथ 2-3 और हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्लियर हो गया, आशा करती हूँ। अब इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली से कर पाओगे। देखो आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, मैं जानती हूँ, आपने रिवीजन भी की है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त आप में जो गलतियाँ होती है वो प्रैक्टिस से ही सही होंगी। आप बहुतों की प्रॉब्लम मेरे पास यही आती है कि हमने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन भी कर लिया, टॉपिक भी पता है, क्वेश्चन सामने आता तो हम गलतियाँ करते हैं। प्रैक्टिस की कमी है, आप लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। ज़्यादा सा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। तो देखो आपकी गलतियाँ जो हो रही हैं जहाँ भी, आपकी जो वीकनेस है उसे पकड़ो, उसे समझो। तो आपकी जो हो रही है गलतियाँ वो आप नहीं करोगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आप सभी के सामने मॉडर्न हिस्ट्री का ही 3rd क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी ने इसे पढ़ा हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। आप ये मत सोचा करो कि इतना ईजी क्वेश्चंस भी आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी होते हैं बट कुछ के लिए ये एक नया होता है कि हाँ, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो एवरेज और इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम हर तरीके की क्वेश्चन की प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यहाँ पर आपका आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिविल डिसोबीडियंस सॉल्ट सत्याग्रह था, ये नमक का सत्याग्रह था। डेट याद रखना 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ ये शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण का ये हिस्सा था। तो ये आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला फेज था
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव के पास समुद्र तट तक दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सारे पॉइंट याद कर लो। अगर आप इनकी जर्नी भी पूछी जाती है तो याद रखना, इनकी 24 डेज पूरे 24 दिनों की इनकी ये यात्रा थी, जिसमें इन्होंने पूरे 390 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। और उनके साथ वो अकेले नहीं थे, और भी हजारों लोग थे जो इस सत्याग्रह में जुड़े थे। फिर ये कब पहुंचे थे, डेट भी याद रख लो। दांडी ये पहुंचे थे 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे, और इन्होंने आपके नमक का कानून तोड़ा था। ये आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दी थी, और लाखों भारतीय इस कोलाहल में कूद गए थे। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है 1930 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, एक बात है, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन भी आप सभी से पूछा जाता है, और आप सभी गलतियां भी करते हो। ठीक है, ऑलरेडी यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो साबर आपके जो गांधी जी हैं, इन्होंने ये सल्ट सत्याग्रह शुरुआत कहाँ से की थी। ठीक है, तो दांडी इसका राइट आंसर है। आप सभी साबरमती लगाते हो, तो ये सॉल्ट जो तोड़ा था, तो ये तब यहाँ साबरमती आश्रम से ये तब दांडी पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जब दांडी पहुंच चुके थे तब कानून टूटा था, सॉल्ट लॉ हुआ था। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि सबके माइंड में सिर्फ साबरमती होता है, सबको पता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। लेकिन कानून कब तोड़ा था, जब वो दांडी पहुंच चुके थे। तो आपका राइट आंसर था दांडी होगा, साबरमती आश्रम नहीं। बहुत गलतियां होती है, और इस पे ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पे डिबेट भी कर चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत को अपनी पहली बार सरकार बनाई थी। इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म देयर फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन। आपके ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस। जल्दी से बताइए कि 1946 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी पहली सरकार बनाई थी। तो वो थी आपके बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया वो बिल्कुल सही है, और आशा करती हूँ आप सभी मुझे इस सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके दे रहे हैं, मुझे ये चीज़ बार बार ना बोलनी पड़े। मेरे क्वेश्चन रीड करने थे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे यहाँ देने हैं। और मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, जब भी वीडियो स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और उसके देने के बाद आपको फिर मार्क करके वीडियो के एंड में बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। क्लियर हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीरियसली पढ़ रहे हो। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देख के स्किप नहीं करना है, या फिर वीडियो को देखा एंड तक चले गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करो, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो उस तरीके से करोगे तो आप देख पाओगे आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। अगर हम 1946 के चुनाव के बाद की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, NWFP, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत में मंत्रालय बनाया था। क्लियर हो गया। लेकिन आपकी मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में मंत्रालय बनाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन की तरफ फिर से लेकर के जाती हूँ, और आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। आपसे पूछा था मुस्लिम लीग ने पहली गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन के बाद कौन किसके साथ बनाई थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग का पूछा था, तो हमारा राइट आंसर बंगाल था। ठीक है, आपके एग्जाम में कांग्रेस का भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपका अभी क्वेश्चन में मुस्लिम लीग का पूछा था, इसलिए बंगाल और सिंध, हमारे ऑप्शन में सिर्फ बंगाल है इसलिए हमने बंगाल लिख किया। आपके ऑप्शन में बंगाल और सिंध दोनों हो सकता है, या एक भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी का पूछे तो असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, NFWP, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। 2 या 3 भी नाम हो सकते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद करने हैं। यहाँ में मुस्लिम लीग का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं आपके
द ग्रेट पोएट तुलसीदास के बारे में लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, आपको बताना है महान कवि तुलसीदास किसके काल में रहते थे, अकबर, जहांगीर, हर्ष या चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की भी चीज़ें पूछी जाती है कि कोर्ट पोएट किसके दरबार में थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपको एक आध क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है। अगर हम बात करें आपके तुलसीदास की, तो तुलसीदास आपके अकबर के काल में थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए अकबर दिया है तो वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इस वीडियो में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं ताकि आपको सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट, दो कथन दिए हैं। पहला है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया था। दूसरा है इबादत खाने का उद्देश्य धार्मिक मामलों का पर चर्चा करना था। अकबर बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इसका पर्पस था इबादत खाना वॉज टू डिस्कस रिलीजियस मैटर। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ आर ट्रू, या फिर नाइदर फर्स्ट नॉट टू। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब तक आप सभी मुझे इसका आंसर बता रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, चाहे आप स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या हिस्ट्री के टॉपिक कोई आपको पूछना और डिस्कस करना, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को दोनों ज्वाइन करना है, एक पे डाउट और क्वेरी सॉल्व की जाती है और दूसरे पे आपको हिस्ट्री के हम लोग वहाँ पे क्विज भी करते हैं। आपको यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी प्रैक्टिस के लिए मैं वहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो उसकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। बुक्स भी, सारी बुक्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है। बहुत ही तो आप सभी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा और जल्दी से क्लास के बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। अगर हम बात करते कि अकबर ने इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सिकरी में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सिंगल सिंगल भी क्वेश्चंस बनते तो इसको सिंगल सिंगल में भी याद रखना कि किसने बनवाया था इबादत खाना, तो अकबर ने। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। सेकंड क्वेश्चन है इबादत खाना का पर्पस क्या था कि रिलीजियस मैटर को डिस्कस करना। तो बिल्कुल अकबर ने इबादत खाना यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि वो जितने भी आपके धार्मिक मामले हैं उसको वहाँ पे चर्चा करा जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जिसका गलत हो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ गलत हो रहा है कि आपके एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना गलतियों से ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो गलतियाँ होंगी तो ही सीखोगे, तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से याद रहेंगी। जो आपने टॉपिक पढ़ के रिवीजन करके जो आपको चीज़ें याद नहीं हुई ना वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू याद होने वाली है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है महान संगीतकार तानसेन किसके शिष्य थे? द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन वॉज द डिसाइपल ऑफ, आपके ऑप्शन है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शेख मोहम्मद घोटू, शाह अब्दुल्ला सतानी या शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो जल्दी से बताइए जो तानसेन है वो किसके शिष्य थे? आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको जिन भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपको तब भी गैस जरूर करना है लेकिन बताना है, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके से लेके चलने कि आप एग्जाम में बैठे हो, ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहा है और आपके सामने एक क्वेश्चन है तो आप क्या आंसर करते। अगर मैं बात करूं तानसेन जो ग्रेट म्यूजिशियन है तो वो किसके शिष्य थे? तो वो थे आपके शेख मोहम्मद गौद के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो शेख मोहम्मद गोटू के ये महान संगीतकार तानसेन उसके शिष्य थे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ आप सभी यहाँ देखोगे तानसेन ने 6 साल की उम्र में संगीत प्रतिभा दिखाई थी, ठीक है। इनमें म्यूजिकल टैलेंट, जब ये 6 साल के थे तो वो तभी से इनमें ये टैलेंट था। किसी समय वह कुछ समय के लिए स्वामी हरिदास, वृंदावन के प्रसिद्ध संगीतकार और राजा मानसिंह तोमर गायन की ध्रुपद शैली
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये स्वामी हरिदास के साथ थे और उनकी कंपोजर वृंदावन में इन्होंने किया था। ग्वालियर कोट राजा मान सिंह तोमर, ठीक है, तो यही यहाँ पर भी टैलेंटेड आपको देखने को मिलेंगे, इनसे इनसे सीखा था। शेख मोहम्मद गौद थे ग्वालियर के, ठीक है, वॉज द ग्रेट प्रोपगेटर ऑफ शास्त्रीय सिलसिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महान प्रचारक थे शेख मोहम्मद गौद, जो कि कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अकबर ने बलूचिस्तान को घेराबंदी कब किया था, यानी कि अकबर ने बलूचिस्तान को कब सीज किया था, 1587, 1581, 1591 या 1595 में। तो अगर हम बात करेंगे अकबर ने बलूचिस्तान को कब सीज किया था, तो वो 1595 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज नोन एज फिरदौस मंजिल। इनमें से किस मुगल बादशाह को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला को, शाह आलम द्वितीय को, फरुख सियार को, या फिर राफी उल दरजात को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुगल एम्पायर से क्वेश्चंस आप सभी चाहते थे कि मैम आप कराइए, तो मैंने मुगल एम्पायर के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चंस, और आपको इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे हैं, और किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आपके मुगल बादशाह को फिरदौस मंजिल के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो थे आपके शाह आलम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही। शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो कि अली गौहर हिस्टोरिकली नोन एज शाह आलम द्वितीय। अली गौहर जिसे ऐतिहासिक रूप से शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये 16वें मुगल सम्राट और आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। किसके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये भी आता है। तो ये आलमगीर द्वितीय के ये पुत्र थे शाह आलम द्वितीय, और इन्हें ही फिरदौस मंजिल कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय ढहते मुगल साम्राज्य का सम्राट बना था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो हमारा अर्ली मुगल फेज़ है उसी समय हमारा मुगल एम्पायर अच्छा खासा चला। उसके बाद मुगल एम्पायर आपका इतना अच्छा खासा चला नहीं, वो डिक्लाइन होने लगते, क्योंकि उसके बाद जो हम रूलर्स देखते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट और ख़ास थे ही नहीं, उन्होंने इतना अच्छा कुछ काम किया नहीं था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको कुछ हमने मॉडर्न के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आपके मेडिएवल के भी कुछ कर लिए। अब आप यहाँ पे कुछ एंशंट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंशंट की क्वेश्चन की बात करें, इन संगम में द टर्म पिलाई वर यूज्ड फॉर अमंग विच अमंग दी फॉलोइंग। संगम युग में जो पिलई शब्द का प्रयोग है इनमें से किसके लिए किया गया था, लैंडर्स, फार्मर्स, लेबर्स या स्टूडेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एंशियंट हिस्ट्री में टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, रेवेन्यू सिस्टम आपको पता होना चाहिए, सारे टर्म्स पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में किस टर्म के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करेंगे संगम एज में जो ये पिल्लई वर्ड है, ये आपके स्टूडेंट यानी छात्रों के लिए यूज़ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो कि संगम युग प्राचीन तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्से के इतिहास की अवधि है, ठीक है। इस युग में छात्रों का वर्णन करने के लिए पिल्लई का प्रयोग हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगम एज आपको पता है जिसमें आप चोल, चेर और पांड्यों को पढ़ते हो, ठीक है। आपकी साउथ इंडिया वाली ये सारी जगहें हैं जो आप इसको डिस्कस करते हो। इसका टॉपिक मैं ऑलरेडी संगम एज पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखनी है एंशियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, नहीं तो संगम एज बाय श्री तिवारी ये सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए जिन्होंने भी अभी तक उसको टॉपिक को नहीं पढ़ा या जिसको भी पढ़ना हो। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणिनायम काकतीय द्वारा जारी किए गए किस सिक्के का नाम है।
गदन्याम इज द नेम ऑफ डैश कॉइन्स इशूड बाय कलकत्ते, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और लेड। आपने देखा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस चेकआउट किया है, सॉल्व किए होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो ये आने के चांसेस बिल्कुल हैं। गडन्यानाम काकतीय द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो आपके क्या थे, गोल्ड। ठीक है, सोने के सिक्के। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। जिनको कोई भी आइडिया नहीं तो यहाँ कर लो। ठीक है, यहाँ पढ़ोगे तो ही आपको ये क्वेश्चन जब एग्जाम में देखोगे तो आप जाके 1 सेकंड में उसका टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस यहाँ कर ली है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं जूम कर दे ताकि आपको ये चीज़ें दिखाई दे, नजर आए, आप लोग इसको आराम से पढ़ सको। देखो, काकतीय इशूड कॉइन इन मेटल। देखो, काकतीय के समय पर उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, याद रखो, ये चारों तरीके के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। जो गोल्ड कॉइन था उसको क्या गदन्याम नाम से बोला जाता था या फिर मादा। ठीक है, गदनाम या मदन, इन दोनों के नाम से इसको जाना जाता था। जो सिल्वर यानी चांदी के जो सिक्के थे उसको रुकालू बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा जो बता रही हूँ यहाँ से भी आएगा। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स की बात करूँ, रुकालू, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सिक्के थे चांदी के उसका क्या नाम था, रुकालू था। काकतीय कॉइन की अगर हम बात करें, काकतीय सिक्के नंदनगिरी लिपि में उकेरे गए थे, जो कि देवनागरी लिपि की बहन है। ठीक है, तो ये इनग्रेव कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी, नंदनगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो काकतीय की जो कॉइन्स आप देखोगे वो नंदनगरी स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ किए गए थे। क्लियर हो गया? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो ताकि आप इसको रिवीजन कर सको। मैं पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकूँ ताकि आप लोगों की तैयारियाँ अच्छी खासी हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉइन्स से, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से, इन सब से बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं और इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है मैं आप सभी को इस पे और इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से रीड करिए और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है, अकबर के शासनकाल के दौरान साम्राज्य के क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभाजित किया गया था। देखो, इस तरीके का भी क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, जागीर, मनसब, एकता, जागीर, खलीसा, इनाम, जागीर, खलीसा, मनसब, या एकता, खलीसा और जागीर। तो जल्दी से बताइए कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो साम्राज्य के क्षेत्र हैं उनको किस श्रेणी में विभाजित किया गया था, ये किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखो आप सभी के माइंड में जागीरदारी, मनसबदारी, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी माइंड में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अकबर के काल के समय का पूछ रहा है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। जल्दी से जल्दी बताइए। अगर हम बात करेंगे अकबर के काल में जो कैटेगरीज डिवाइड हुई थी वो थी आपकी जागिर, खलीसा और इनामी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी दिया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आप सभी यहाँ देख सकते हो। मुगल ने सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और शेरशाह सूरी के प्रशासन की कई विशेषताओं को बरकरार रखा। आप सभी को पता है एकतादारी सिस्टम आपकी दिल्ली सल्तनत के समय पर ही था। ठीक है, या एकता सिस्टम जो है, एकता प्रणाली अगर आप देखोगे ये आपको दिल्ली सल्तनत के समय पर ही से देखने को मिलता है। तो मुगलों ने जो आपके दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू रखा था और इन्होंने इनकी टेरिटरी अकबर के काल पे आ गया तो जागिर, खलीसा और इनाम था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है और अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो आप सभी ने, जितनी भी स्टूडेंट ने पहली वीडियो देखी है मेरी, ठीक है, जिसका पार्ट 1 देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखना। नहीं तो प्लेलिस्ट में एंशिएंट टू मॉडर्न के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसकी जो लास्ट वीडियो आप अपलोडेड देखोगे वही है, चेकआउट करना।
जिन्होंने भी वो लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप सभी को याद होगा कि ये मैंने आप सभी को होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था ब्रिटिश भारत रेलवे प्रणाली को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य किसके बीच यातायात की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया था, रिस्पॉन्स किया था, लेकिन कुछ ही बहुत ही रेयर स्टूडेंट है जिन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया था। तो मुझे लगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ज़रूर बताना चाहिए। जो मेन उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश डेवलपिंग इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज टू फैसिलिटेट द ट्रैफिक बिटवीन, आपके ऑप्शन थे यहाँ पे, कच्चे माल और निर्यात केंद्रों का स्रोत, कच्चे माल और बंदरगाहों के स्रोत, कच्चे माल और उत्पादन केंद्रों का स्रोत, या फिर कच्चे माल और बाजारों का स्रोत। तो देखो, अगर हम ब्रिटिश भारत रेलवे प्रणाली को विकसित करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था आपका सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी है, और इसका रिस्पॉन्स भी बच्चों ने मुझे ऑप्शन नंबर सी दिया था। बट जिनको ये नहीं पता है तो याद रखना, उनका उद्देश्य क्या था, आपके कच्चे माल और उत्पादन केंद्रों का स्रोत यातायात की सुविधा को प्रदान करता है। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि देखो मुगल के मैंने यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि इस टॉपिक पे मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाई हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पे रख सकूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको यहाँ पे देख के भी समझ आ रहा होगा कि ये आपके लिए नया और इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आपके काम के भी है। कि राजा के सिर के पीछे हेलो और या दिव्य रोशनी का प्रयोग इनमें से किस शासन काल में शुरू हुआ था। ठीक है, द यूज ऑफ हेलो एंड डिवाइन लाइट बिहाइंड किंग हैड स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो राजा के सिर के पीछे जो हेलो या दिव्य रोशनी का प्रयोग हुआ था वो किसके शासन काल के समय पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेडिएवल हिस्ट्री का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे जरूर स्टूडेंट है कि इनको इन क्वेश्चंस के आंसर या इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो कुछ कुछ जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग उसको कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके टॉपिक को कवर करते जाएंगे। अगर हम बात करें हेलो या डिवाइन लाइट जो है, ये आपके जहांगीर के समय पर, किसके, जहांगीर के शासनकाल के समय पर शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया और जल्दी से कमेंट करके बताइए अभी तक आप सभी ने कितना सही करा है। द यूज़ ऑफ हेलो और डिवाइन लाइट का यूज़ जो है, इसका उपयोग आपके जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। इस पेंटिंग के अलावा, ठीक है, आपके शिकार यानी पेंटिंग जो हंटिंग, बैटल्स यानी लड़ाई, रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार के दृश्य, चित्रकला की प्रगति में हुई और जानवरों के चित्र भी बनाए गए। आपको पता है कि जहांगीर के समय की पेंटिंग बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा पेंटिंग आपको इसी के समय पर देखने को मिलती है। ठीक है, डिटेल में एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी आपने, क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप सभी को। ठीक है, तो ये बाकी की चीज़ें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन नजर आए। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है मुगल एम्पायर से। मुगल साम्राज्य में सामाजिक जीवन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। मुगल साम्राज्य के जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ जो है मुगल एम्पायर का, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। स्टेटमेंट में कहा है मुगल साम्राज्य मुख्य रूप से 3 वर्गीय उपश्रेणी मध्य और निम्न में विभाजित थी। जो मुगल की सोसाइटी है वो अपर, मिडल और लोअर सेक्शन में डिवाइडेड थी। सेकंड है, राज्य की नीतियों के लागू करने के लिए शासक की सहायता करने में कुलीन वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। द नोबिलिटी प्लेड अ मेजर रोल इन असिस्टिंग द रूलर इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ऑफ स्टेट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रसोइयों का जीवन भव्य और विलासी था और उनमें समाज का संपन्न वर्ग शामिल था। जो आपके नोबल्स की लाइफ वॉज ऑप्यूलेंट और लग्जीरियस थी एंड दे कंप्राइज द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्योंकि मुगल एम्पायर से आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि आपके मुगल साम्राज्य के समय पर जो आपकी जो सोसाइटी जो समाज था वो 3 हिस्सों में जो उसका सेक्शन था डिवाइड था, तो वो बात बिल्कुल सही है।
अपर, मिडल और लोअर। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो नॉवेल्स थे इनका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। ये भी यहाँ पे जो भी आपकी राज्य की नीति होती थी उसको लागू करने में आपके रूलर्स की मदद भी करते थे, और नॉवेल्स की लाइफ यहाँ पे अच्छी खासी लग्जीरियस भी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ एक बलबन था दिल्ली सल्तनत के समय पर, अगर आप देखोगे ना तो बलबन है जो नोबैलिटी को नीचा मानता था, ठीक है। बाकी आपके जो रूलर्स आए, ठीक है, तो आपके जो रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे थे तो वो नोबेलिटी को आपके इसको बराबर मानते थे, ठीक है। तो बराबर मानते थे कि नोबल जो है वो हमारे बराबर एक हो, लेकिन बलबन नहीं मानता था, वो उन्हें नीचा दिखाता था, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारे बराबर हो। ये आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने यहाँ पे समझ लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य समाज जो है वो 3 वर्गीय आपके उच्च, मध्य और निम्न में विभाजित था। कुल इन्होंने राज्यों की नीतियों को लागू करने में शासक की सहायता करने में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई थी, और रईसों का जीवन भव्य और विलासी था, और उनमें समाज का संपन्न भी शामिल था, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सभी सामने। अब आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डिस्कस कर ले, तो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखो यहाँ पे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड सबके नोट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपकी चारों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सको। इस क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस युग को लोह और कोयला का युग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज केम टू बी नोन एज एज ऑफ आयरन एंड कोल। रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एज ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म, इनमें से कुछ भी नहीं। पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय सामंतवाद की आयु, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोह और कोयले का युग किसे कहा गया था। एज ऑफ आयरन और कोल जो है वो किसे कहा गया था, तो वो था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप सभी देख सकते हो, अब्राहम डर्बी ने लोहे को संसाधित करने के लिए कोयले का उपयोग करना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले और लोहे के ने उद्योग जगत में क्रांति ली थी, इसीलिए आधुनिक युग को लोहा और कोयले का युग कहा जाने लगा। अब ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई कि आयरन और कोल का युग इसे क्यों कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या करा था, कोयले का और आपके औद्योगिक क्रांति में यानी आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय पर इनका उपयोग किया गया था, इसीलिए इसको लोहा और कोयले का युग कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बात बोली किसने थी, आपके अब्राहम डर्बी ने। ये बात आप बिल्कुल याद रखना, स्किप मत करना, ठीक है। ये नाम आप जितने ने भी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर देखा तो ये बात भी देखा होगा कि कौन सी बात किसने बोली, ये भी पूछा जाता है। तो अब्राहम डर्बी हैं जिन्होंने ये बात बोली थी। क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द सोवियत यूनियन फ्रॉम द रशियन एम्पायर। इनमें से किसने रूस साम्राज्य से सभ्य संघ का निर्माण किया था। बोल्शेविक, मेंशेविक, कम्युनिस्ट या फिर जदिस्ट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जब तक आप सभी कमेंट कर रहे हैं तो मैं आप सभी को यही कहूँगी, अगर आप लोग हिस्ट्री के पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग, मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। लिंक आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं आप सभी को वहाँ पर बता दूँ, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड आप लोगों को ये चारों के चारों कवर कराए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, अगर आपको ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपके क्लास के टाइम पर। जूम ऐप पर हम क्लास में करवाती हूँ पेड क्लासेस। आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस या सिंगल डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आप कोई भी ऑलरेडी आपका एडमिशन हो चुका है, सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप सभी को अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आप लोग पेड क्लासेस इनरोल करवा सकते हैं,
ठीक है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप बाकी की डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी ये चारों एक साथ पढ़ना है वो भी बता सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सेपरेटली कोई भी सिंगल पढ़ना है, मान लो आपको सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो भी आप सिंगल भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। या आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ने तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो हम डिटेल में सारे एक एक सब्जेक्ट को मैं वहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इसको लिए ज़रूर इनरोल कीजिएगा। बाकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं पेड क्लासेस ऑलरेडी देती हूँ, चाहे आप को किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बस याद रखना हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों के लिए क्लासेस है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे डिटेल आप वहाँ पे डीएम कीजिए, वहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, कोई फोर्स नहीं है या कुछ नहीं है, बट जस्ट मैं यहाँ पे क्लासेस देती हूँ, तो इसलिए आप सभी को अपडेट दे रही हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो यूट्यूब चैनल पे मैं आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स नहीं करवा सकती या उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि पीपीटी बनाने में भी बहुत टाइम जाता है। तो कोई भी टॉपिक को इन शॉर्ट करके मुझे आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और अभी तो आप देख सकते हो कि मैं आपको टॉपिक्स इसलिए नहीं पढ़ा पाती क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपके टॉपिक करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि कम टाइम है। मेरी पूरी कोशिश है कम टाइम में आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के आपको उस टॉपिक के बारे में समझा सकूँ। बाकी जिसको भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अभी जो आगे भी प्रिपरेशन करेगा चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द सोवियत यूनियन फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि किसने रूस साम्राज्य से सोवियत यूनियन का निर्माण किया था, तो वो थे आपके बोल्शेविक। तो आई आशा करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी ने बिल्कुल सही दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और सभी ने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि बोल्शेविक ने रूस साम्राज्य से सोवियत संघ की यहाँ पे निर्माण किया था। आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की जो अंतिम चरण था, यानी कि 1917 के समय पर के दौरान आपको रूस क्रांति हुई थी, आपको पता है। इसमें रूस को युद्ध से हटा दिया गया था, तो रूस ने अपने साम्राज्य को सोवियत यूनियन यूएसएसआर के रूप में संघ में बदल दिया था, ठीक है। रशिया बाहर निकल गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और इसने अपना खुद का यूनियन बना लिया था। रूस की पारंपरिक राजशाही को दुनिया के साथ बदल दिया गया और ये पहला कम्युनिस्ट स्टेट था। ये ऑलरेडी आप सभी जानते हो, आपने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। बाकी धीरे धीरे मैं यूट्यूब वीडियोस चैनल पे अभी आपके एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद हम सिंगल सिंगल करके इसमें मैं टॉपिक पे वीडियोस लेकर के आऊँगी। लेकिन अभी तो हम एक के एग्ज़ाम तक क्वेश्चंस के थ्रू ही आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चीन ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि चाइना ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कब एंटर किया था, 1939, 1940, 41 या 42। जल्दी से कमेंट करके देखिए। आपको ये तो पता है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1944 तक ये चला था। क्लियर हो गया? तो इन्होंने यहाँ पे एंटर कब किया था ये आप सभी को बताना है। अगर हम बात करेंगे कि आपके चाइना ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कब एंटर किया था, तो वो उन्होंने एंटर किया था 1941 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हो। 1941 में चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। चाइना ने यहाँ पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। जापान और यूएसए के अगेंस्ट इन्होंने क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी। सोवियत यूनियन की मदद से चाइना ने आपके यूएस और जापान के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। 1941 में मलाया और पर्ल हार्बर पर जापानी हमलों के बाद युद्ध द्वितीय विश्व, आपको पता ही है कि यहाँ पर जापान पर यहाँ पे बॉम्ब छोड़े गए थे, ठीक है। नागासाकी हिरोशिमा एंड नागासाकी ये बॉम्ब छोड़े गए थे, आप सभी को पता है, एटॉमिक बॉम्ब आप सभी ने। तो तब जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनली ख़त्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो चाइना ने 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें आप सभी से पूछा है गुप्ता काल के बाद के सिक्के के अवमूल्यन और सोने के सिक्के के धीरे धीरे गायब होने का कौन सा निष्कर्ष निकला था। विच अमंग कंक्लूजन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन्स एंड ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। आपके ऑप्शन से कम्युनिटीज बिकेम चीप, आपकी जो कम्युनिटी है वो सस्ते हो गए थे। गोल्ड माइनिंग वॉज स्टेल्ड, यानी सोने के जो खनन है वो रुक गए थे। मनी इकोनॉमी वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय वाटर इकोनॉमी, जो मुद्रा मुद्रा अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे आपके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया था। या फिर देयर वाज अ डिक्लाइन इन ट्रेड, या फिर व्यापार में गिरावट आ गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये सभी का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जैसे कि आपके मैं हमेशा प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। आप एक नहीं दो दो क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। ये रहा आप सभी के सामने सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अशोक के शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ अशोक। भाबरू एडिक्ट, मास्की एडिक्ट, पुराण या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये दो क्वेश्चन है जिसको आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंस्क्रिप्शन और अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। पूरा इंस्क्रिप्शन अभिलेख मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री की, नहीं तो इंस्क्रिप्शन की सिंगल प्लेलिस्ट भी है। नहीं तो आप अशोका इंस्क्रिप्शन बाय सिद्धि तिवारी डालोगे तो भी वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है, वो कर लिया। इंस्क्रिप्शन का कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली से कर पाओगे। तो ये थे आज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क के। आप मुझे कमेंट करके सभी के सभी बताओगे कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी का स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो आप सभी समझ लो, क्योंकि देखो हमारा अप्रॉक्सली हमने 1 घंटा, ये हमारी 1 आवर की वीडियो जा चुकी है। तो अब आपको ये बताना है कि 1 घंटे की इस वीडियो में आप लोगों ने कितना सीखा और कितना स्कोर किया। क्योंकि आपने 1 घंटा इस वीडियो को देखने में लगाया है, तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपने कितना स्कोर किया या आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे तो भी। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो कैसे लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो अच्छा रिस्पांस दीजिए इस वीडियो पर भी, तो आपको जल्द ही इसका थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर का लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जा करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।